हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। यह क्लास हम 20 से 22 मिनट में समाप्त कर देंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा 20 से 22 मिनट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और अपने दोस्तों के साथ सभी को बताएं कि वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम अपने 24 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनी एर्पनबेक हैं। इसके बारे में अध्ययन करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 यह किसे दिया गया है? तो यह दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो जर्मन लेखिका जिनका नाम है जेनी एर्पनबेक और इनके साथ दिया गया है माइकल हॉफमैन को। जेनी एर्पनबेक का जो उपन्यास है यह जर्मन भाषा में लिखा गया है और इसका नाम है कैरोस। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। कोई भी उपन्यास अगर किसी भी भाषा में लिखा जाता है, उसको अगर अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो जेनी एर्पनबेक जी का उपन्यास का नाम क्या है? कैरोस। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो माइकल हॉफमैन ने किया है। इसलिए इन दोनों को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों को याद रखेंगे और इनके उपन्यास का नाम भी याद रखेंगे। अगर बात करें कि 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जॉर्जी गॉसपिंडनोव को दिया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये बुल्गारिया के हैं। और इनके उपन्यास का क्या नाम है? तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। और एकमात्र भारतीय जिन्हें 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, नाम है गीतांजलि श्री। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो रेत की समाधि के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। और वहीं बात करें बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति राय है। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो BS नायपॉल जी हैं। नेक्स्ट हमारा अवार्ड है व्हिटली अवार्ड या फिर ग्रीन अवार्ड। यह किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। और यह अवार्ड इन्हें दूसरी बार दिया गया है। पहली बार कब दिया गया था? तो 2017 में दिया गया था। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एमिरेट्स को मिला है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दो राज्य समाधान। इस पर भारत के द्वारा भी इस पर जो है बात किया गया है। तो भारत में जो UNO में अस्थायी प्रतिनिधि तैनात हैं उनका क्या नाम है? रुचिरा कंबोज जी ने। तो इन्होंने भी दो राज्य समाधान प्रस्तुत किया है इजराइल और फिलिस्तीन के लिए। यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दो अलग अलग राज्य बना दिए जाएं, ताकि इन दोनों के बीच में जो है झगड़ा और कोई विवाद ना रहे। तो इसी बात को लेकर नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने भी इसको मान्यता दी है। तो ये आपको याद रखना है। और यह जो है दो राज्य समाधान 28 मई से प्रभावित हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत सरकार ने क्या 2024 में इस प्रकार की मान्यता दी है, यानी कि दो स्टेट थ्योरी की बात कही है, तो नहीं, भारत सरकार ने पहले भी इस पर बात करी है 1998 में। तो उस टाइम में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो राज्य समाधान की बात किसने करी है? भारत सरकार ने भी करी है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने दो राज्य समाधान की बात करी है। और इसके तहत जो है फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग राज्य बना दिया जाए। इसी प्रकार से अगर दो राज्य समाधान की बात की जाए तो UNO में प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन USA ने अप्रैल माह में ही इस पर वीटो कर दिया था। यानी कि इस तरह का कोई भी दो स्टेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि अभी जो है फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति समझौता हो गया है, यानी दोनों देशों के बीच में अभी कोई भी वॉर नहीं हो रहा है। और यह शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे नॉर्वे में हुआ है।
अब इजराइल और फ़िलिस्तीन की लोकेशन देख लेते हैं। तो जो ये वेस्ट बैंक है और दूसरा ये गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है, तो इन दो ही जगहों पे फ़िलिस्तीन स्थित है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर फ़िलिस्तीन स्थित है। बाकी का जो ये नीला कलर से बना हुआ है, यानी कि जो ये नीले कलर का है, ये पूरा किस पर है? ये किसके अधिकार में है? तो ये पूरा राज्य अधिकार है इजराइल में। ठीक है, तो ये इजराइल के अंतर्गत आता है। अगर 2 स्टेट अगर पॉलिसी जो है पास हो जाता है यूएनओ में, तो जो वेस्ट बैंक यहाँ पर इजराइल है, अरे फ़िलिस्तीन है, और दूसरा जो है गाजा पट्टी, तो इन्हीं दो जगहों पे जो है फ़िलिस्तीन रह जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि इजराइल से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, तो पहला याद रखेंगे इजिप्ट, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है सीरिया और चौथा है लेबनान। ठीक है, तो ये 4 से 5 राज्य आपको याद रखने हैं। और अगर बात करें कि क्या इजराइल से कोई भी सागर सीमा बनाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाँ, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर इजराइल से सीमा बनाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो ऑप्शन में दिए गए थे उन सभी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। नॉर्वे की राजधानी का क्या नाम है? ओस्लो है। स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड और आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन। आयरलैंड के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस जो है यह आयरलैंड के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह पहले क्रम की आयोजित हुई है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024। और कहाँ हुई है? तो रांची झारखंड में हुआ है। और इसका स्पॉन्सर पूछे यानी प्रायोजक पूछे तो कौन बना है? कोका कोला बना है। नेक्स्ट है 46वीं अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो मेजबान देश कौन सा है? भारत है। और इसकी बैठक कहाँ होगी? तो भारत के कोच्चि में होगी, जो कि 46वें क्रम की अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक होनी है। तीसरा प्रश्न अगर देखें, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन बना है। इसके बारे में अध्ययन करें तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका जो है आयोजन यानी कि इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है COP21 में। COP21 कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो इसकी बैठक हुई थी पेरिस, फ्रांस में। तो यहीं पर जो है भारत और फ्रांस के द्वारा ISA की स्थापना की गई थी। तो फ्रांस और भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी COP21 में, जो 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम में, ये आपको याद रखना है। और इसका जो है ISA का 98वां सदस्य देश कौन बना था? तो अभी हाल ही में पनामा बना था। और अभी कुछ दिनों पहले इसका 99वां सदस्य कौन बन गया है? तो स्पेन बन गया है। तो दोनों याद रखेंगे, 98वें क्रम का और 99वें क्रम का, दोनों याद रखेंगे। अगर बात करें ISA पर जो है साइन करने वाले कुल कितने देश हैं? तो 119 देश हैं। लेकिन जो है इसकी सदस्यता कितने लोगों ने ली है? तो 99 लोगों ने ले ली है, यानी कि 99 कंट्री जो है ISA का सदस्य बन गए हैं, जबकि साइन करे हैं 119 सदस्य देश। ये है स्पेन और भारत के दोनों अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, जो भी फिलहाल कुछ संगठनों में जो नए सदस्य देश शामिल हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे SCO का जो 9वां सदस्य देश शामिल हुआ है वह ईरान शामिल हुआ है। आसियान में 11वां सदस्य देश कौन बना है इसका सदस्य? तो तिमोर लेस्ते बना है। और G20 का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अदिस अबाबा में है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो एंडोरा बना है। UNO का 193वां सदस्य देश कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। इसके बाद है ब्रिक्स में शामिल हुए 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसका 5 देश हैं UAE, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया। ये 5 सदस्य देश ब्रिक्स में भी हाल ही में शामिल हुए हैं। अगर पूछे ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने करी है? पहले तो घोषणा करी थी, फिर इसके बाद जो है शामिल ना होने की भी घोषणा करी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट अगर देखें, तो हाल ही में चर्चा में रहे
हैशटैग प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो यह अभियान शुरू किया गया था जो भारतीय खेल होता था उसमें मादक पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, तो इस मादक पदार्थों को रोकने के लिए हैशटैग प्ले ट्रू अभियान शुरू किया गया है नाडा के द्वारा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चौथा प्रश्न देखें तो हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो अगर बात करें कि दूसरा, पहला वाला कब हुआ था, तो पहला वाला हुआ था 2023 में, और कहाँ हुआ था? तो ब्लेचले एक स्थान है उत्तर यूके में, यूके यानी ब्रिटेन में ब्लेचले एक स्थान है। तो AI से सेफ्टी समिट पहला वाला कहाँ हुआ था? तो ब्लेचले में हुआ था, इसलिए इसे ब्लेचले घोषणा पत्र कहते हैं। तो अगर पूछे कि ब्लेचले घोषणा पत्र किस से संबंधित है, तो AI से संबंधित है। और पहला वाला कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इंग्लैंड में, इसे आप याद रखेंगे। तो अगर बात करें दूसरा कब होगा, तो दूसरा हुआ है 2024 में, और कहाँ होगा? तो दूसरा होगा सियोल जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। यहाँ पे जो है दूसरा AI समिट का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें कि बैठक तो कहाँ होगा, बैठक होगा साउथ कोरिया में, लेकिन इसको होस्ट कौन करेंगे? तो दो देश करने वाले हैं, साउथ कोरिया और साथ साथ में इंग्लैंड जो है इसका होस्ट करने वाले हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य AI सुरक्षा, यानी कि भविष्य में AI से कोई भी असुरक्षित ना महसूस करें, उसके लिए जो है यह सुरक्षा मीटिंग हो रही है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। पहली वाली कहाँ हुई थी? तो ब्लेचले में हुआ था जो कि इंग्लैंड में है, और दूसरा सियोल साउथ कोरिया में हुआ है। अगर बात करें कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा है जो दोनों के बीच बाउंड्री शेयर करती है? तो सबसे पहले देखेंगे साउथ कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। और इसके बाद नॉर्थ कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। और इन दोनों के बीच में जो ये रेड लाइन है, ये कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा है? तो ये 38 डिग्री अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है। और तीसरी अगर पूछे AI समिट कहाँ होगी, तो तीसरी AI समिट होगी फ्रांस में। ये आपको याद रखना है, जो 2025 में होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बाउंड्री लाइन कौन सी है? तो मैंने बता दिया, 38 अंश उत्तरी अक्षांश है। AI एक्ट किस संस्था के द्वारा पारित किया गया था? तो AI यानी आर्टिफिशियल एक्ट जो है किसके द्वारा पारित किया गया था? तो AU यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था कि रोजगार जोखिम नियंत्रित, यानी कि आप देख रहे हैं जैसे AI जो है क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में जो है यह बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो है क्या होगा कि रोजगार की कमी हो जाएगी लोगों के बीच में, यानी रोजगार कम हो जाएंगे। तो इसको देखते हुए AI एक्ट पारित किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो EU के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट देखें तो G7 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो G7 का आयोजन होगा इटली में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स में। COP 28 का आयोजन कब किया गया था? तो 2024 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो UAE में किया गया था। नेक्स्ट है G20 2024 कहाँ पे होगा? तो G20 2024 होगा ब्राज़ील में, जबकि G20 2023 का आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया था, तो 2023 किया गया था इंडिया में। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट अगर देखिए पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारतीय वायुसेना में जो कार्यरत कर्मचारी हैं और उनके परिवार के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु, या यहाँ से प्रारंभ हुई है। तो पहले इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली जो है शुरू की गई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। कहाँ पे शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में शुरू की गई थी। और अभी कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना के जो कर्मचारी हैं और या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह शुभारंभ किया गया है बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। और हेलीकॉप्टर वाला कहाँ पे आपातकालीन चिकित्सा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में शुरू की गई थी, जो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसमें जो है 24/7 टेलीफोन सर्विस स्टार्ट है, यानी कि अगर कि परिवार के जो भारतीय वायुसेना के कर्मचारी है या उनके परिवार के लिए कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, तो 24 आवर जो है उनके लिए एक नंबर अवेलेबल करवाया जाएगा, उस पर जो है कॉल कर सकते हैं। और अगर बात करें कि भारतीय वायुसेना के
अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। तो इस प्रकार की सुविधा जो है शुरू की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा, और भारतीय वायुसेना में जो कर्मचारी नियुक्ति हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए आपातकालीन वाली सुविधा अवेलेबल करवाई गई है 24/7 के लिए। ठीक है, अभी ये भी एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 कहाँ हुआ? तो अभी हाल ही में अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन हुआ है दिल्ली में, और इसमें भाग लिए हैं दूसरे सीडीएस जो कि अनिल चौहान जी हैं। तो इन्होंने इस साइबर सुरक्षा में भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग दिया गया है? तो अजरक वस्त्र कला कहाँ का है? तो यह गुजरात का है। नेक्स्ट हमारा महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा बांग्लादेश में। अगर पुरुषों की पूछे तो फीमेल वाला बांग्लादेश में, जबकि मेल वाला कहाँ पे होगा? तो मेल वाला होगा इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कांस 2024 में मानद पॉम्डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है, और ये 3 बार ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में भारत का जो शेयर मार्केट है, इन्होंने अपना मार्केट कैप कितना बना लिया है? तो $5 मिलियन बना लिया है। ठीक है, $5 ट्रिलियन बना लिया है, और इसके साथ जो है शेयर मार्केट में अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान हो गया है? तो 5वां स्थान हो गया है। ठीक है, अगर बात करें कि भारतीय शेयर मार्केट की वैल्यू कितनी हो गई है, तो $5 ट्रिलियन हो चुकी है। और अगर स्थान पूछे तो स्थान में भी भारतीय शेयर मार्केट का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? USA है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर हांगकांग है, और 5वें पर अपना भारत है। जो ये शेयर मार्केट होते हैं, इसमें 2 तरह के लोगो होते हैं, यानी कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बुल और दूसरे बियर। बुल का मतलब होता है कि जो आशावादी लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि हमारा शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं कौन? आशावादी। जबकि निराशावादी क्या होते हैं? तो ये सोचते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, ये कभी ऊपर जाएगा तो कभी जो है नीचे जाएगा, तो कभी फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह के ये लोग होते हैं, मतलब ऊपर नीचे में बझे पड़े रहते हैं। तो हम लोगों को कैसे बनना है? आशावादी बनना है, जो कि हमेशा ऊपर ही जाते रहना है। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और यह हम अगर बात करें तो यह 5 सबसे अमीर देशों की सूची में भारत जो है 5वें नंबर पर आ गया है। ठीक है, इकोनॉमिक जो है भारत कितनी है? तो भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यह USA में है। तो USA में जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कोर्स पढ़ाया जाता है, उस कोर्स को अब भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाली है? जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करने वाली है। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो चीन बना है। थॉमस कप अगर पूछे किसका है, तो यह जो है मेल का है, यानी पुरुषों का है। जबकि उबेर कप किसका है? तो यह फीमेल यानी महिलाओं का है। तो पुरुष और महिलाओं दोनों में जो है कप कौन जीत लिया है? तो चीन जीत लिया है। और अगर पूछे उप विजेता कौन बना है, तो दोनों में उप विजेता इंडोनेशिया बना है। ठीक है, विजेता चीन बना है और उप विजेता कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भविष्य पोर्टल। हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश ने जारी किया है? तो नेपाल ने जारी किया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोर्टर। पहला कौन था? तो पहला था कोट्रिम, दूसरा कौन था? परफ्यूस था, और तीसरा कौन बना है? तो पोर्टर बना है। स्टार्टअप का जब बड़ा रूप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न की वैल्यू कितनी होती है? तो $1 बिलियन होती है यूनिकॉर्न की वैल्यू। जब स्टार्टअप जो है उसका बड़ा रूप क्या बन जाए? यूनिकॉर्न बन जाए, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? तो $1 बिलियन हो जाए। 2023 में भारत में 3 यूनिकॉर्न बने हैं। तो पहला बना था कोट्रिम, तीसरा बना था परफ्यूस, और तीसरा बना था पोर्टर। तो ये तीनों याद रखना है। पोर्टर क्या है? पोर्टर जैसे आप सभी देखते होंगे कि जैसे कोई इलाहाबाद या फिर जो है आपका चला गया दिल्ली या फिर पटना, कहीं भी रहने चला गया कोई व्यक्ति पढ़ने के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जो है जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने सामान को, मान लीजिए कभी किसी वजह से रूम को खाली करना हुआ तो दूसरे रूम में जाने के लिए वो अपने पार्टनर से बोलते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं, भाई
मेरा सारा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दे, जो भी कुछ होगा मैं तुझको चाय वगैरह पानी वगैरह सब कुछ पिला खिला दूंगा। तो दोस्त जो है ये उसके सामान को जो है दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जब कोई घर खाली करता है या फिर कोई बहुत बड़ा जो फैक्ट्री होता है उन सभी के सामान को अगर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है तो उसे शिफ्ट करने का कार्य जो है कौन कर रहा है, पोर्टर कर रहा है। और इस प्रकार से शिफ्ट करने के मामले में जो है भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बन गया है, पोर्टर बन गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पोर्टर कौन बन गया है, पोर्टर भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है, तो सिक्योर IoT है। नेक्स्ट है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल कहाँ शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है मणिपुर में। नेक्स्ट है हाल ही में बेंटिलिप्स चंद्रायणी जिसका नाम चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर रखा गया है, इसका संबंध किससे है, तो बेंटिलिप्स चंद्रायणी यह चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड होने के नाम उपलक्ष्य में इसका नाम बेंटिलिप्स चंद्रायणी रखा गया है। तो यह बेंटिलिप्स चंद्रायणी क्या है, यह एक समुद्री टार्डीग्रेन है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया है, तो यह शुरू किया गया है पंजाब में। कौन कौन सी सेना इसमें भाग ले रही हैं, तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। 8वां प्रश्न है हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो सागा दावा महोत्सव शुरू हुआ है ऑप्शन डी सिक्किम में। इसके बारे में अध्ययन करें तो सागा दावा फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया है सिक्किम में। और यह जो है फेस्टिवल किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि भगवान बुद्ध को परसों जो है बैसाख पूर्णिमा था। तो इसी दिन बैसाख पूर्णिमा के ही दिन जो है भगवान बुद्ध को एक ही दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन जो है उनका जन्म मतलब उनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति जो है भगवान बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इसी याद में जो है सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो यह फेस्टिवल किससे समुदाय से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु या फिर कहे बौद्ध धर्म में मृत्यु को मोक्ष कहा जाता है। इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। अभिधम्म चक्र परिवर्तन इसे जो है पहला उपदेश कहा जाता है। तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध जी ने, तो सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिया था। इनको अगर पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट है सुपर इंडिया लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन बनी है, तो मुंबई फुटबॉल क्लब बना है। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है, यानी कि जो भारत के लोग भारत से किसी दूसरे देश में जाके बसे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर अपने पेमेंट को भेजना चाहते हैं अपने भारत में, तो वो किस माध्यम से भेज सकते हैं, UPI पेमेंट शुरू कर दिया गया है इनके लिए ICICI बैंक के द्वारा। 9वां प्रश्न देखें तो हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है। ये अभी मैंने एक ही हफ्ते पहले भी पढ़ा दिया था कि 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने फतह किया। और ये आदमी जो है कभी शांत बैठता ही नहीं है, और ये 30वीं बार चढ़ने के तुरंत बाद जो है घर पे आया और इसकी बीवी ने इससे झगड़ा कर लिया और ये फिर गुस्से में बोला कि मैं फिर से जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट फतह करने। तो ये 30वीं बार फिर चले गए हैं और इनका नाम कौन सा है, तो इनका नाम है कामेरीता शेरपा। तो ये फिर 30वीं बार चले गए माउंट एवरेस्ट फतह करके वापस आए। अब देखो इनकी बीवी अगर अब की बात शांत रहती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 31वीं बार चढ़ने फिर जाएंगे, ठीक है। तो 30वीं बार इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कामेरीता शेरपा ये नेपाल के हैं और इन्होंने 29वीं बार विश्व रिकॉर्ड कायम किया था और उसके बाद इनकी बीवी ने फाइट किया इनके साथ और ये फिर 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिए हैं। तो इन्हें आप देख सकते हैं, ये कौन है, कामेरीता शेरपा जी। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो सागर माथा कहते हैं, जबकि चोमोलुंगमा कहाँ कहते हैं, तो चोमोलुंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में। पहले जो माउंट एवरेस्ट था इसका क्या नाम था, तो इसका पहले नाम था पीक 15 इसका नाम था, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा इस पर कार्य किया गया और इन्होंने इसका नाम जो है 1886 में इनकी याद में पीक 15 का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, माउंट एवरेस्ट रख दिया गया था। और एक करंट अफेयर क्वेश्चन याद करना है, सिरबाज खान, इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह किया है और ये कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और कब किया था? तो 29 मई 1953 को किया था। पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था तो बछेंद्री पाल जी थी। और अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार किसने फतह किया था, तो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली एकमात्र महिला कौन है? संतोष यादव जी हैं। पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो यह अरुणिमा सिन्हा जी हैं। अगर वही बात करें कि हाल ही में वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है, तो भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ चलाया है? तो यह उत्तराखंड में चलाया है। उत्तराखंड में अभी कुछ दिनों पहले जंगल में आग लग गई थी और वहाँ पे पथरीले रास्ते होने के कारण वहाँ पे जो गाड़ी भी नहीं जा सकती, तो इस वजह से जो है वहाँ पे ऑपरेशन बॉम्बे बकेट शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक बकेट में पानी भरा जाएगा समुद्र से और इसके बाद उसे जंगल के ऊपर जो है लहराते हुए वो पानी जो है उसी आग पे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखें तो 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीकी का उपयोग कहाँ किया है? तो प्रोजेक्ट विजयक के माध्यम से स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीकी कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विजयक के द्वारा यह जो है किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट विजयक शुरू किया है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने शुरू किया है। अगर बात करें BRO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 मई 1960 को BRO की स्थापना की गई थी। अभी जो है प्रोजेक्ट विजय के तहत लद्दाख के कारगिल में एक नई तकनीकी के माध्यम से स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण कार्य किया गया है। ठीक है, यह तकनीकी कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर जो है तापमान कम हो, ऊंचाई अधिक हो। तापमान कम हो यानी कि -डिग्री में चला जाए टेम्परेचर, और ऊंचाई भी अधिक हो, तो वहाँ पे जो है स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण की प्रक्रिया करी गई है। किसके द्वारा? तो BRO के द्वारा की गई है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट विजय के तहत की गई है। और इसमें जो है जो सड़क निर्माण किया गया था, इसमें जो है जो सड़क निर्माण किया जाता है तो उसमें डामर या फिर क्या बोलते हैं उसे तारकोल भी बोलते हैं। तो इसमें जो है बिटुमिनस कोयला मिलाया गया है, ये आपको याद रखना है, ताकि जो है सड़क की स्थिति अच्छी बनी रहे। तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर बनाया गया है सड़क? तो यह लद्दाख के कारगिल में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार की प्रणाली जो है कहाँ पर यूज की गई थी? तो सेला सुरंग में भी की गई थी, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग बन गया है, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग बना है और इसे भी BRO ने बनाया है। और अगर बात करें कि सेला सुरंग किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। BRO जो है अगर पूछे किसके अंतर्गत काम करता है, तो BRO जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह आइसलैंड में प्रारंभ हुआ है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में 7वां सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह उमरई मेघालय में प्रारंभ होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा करी है? तो 25 मई को, यानी कि आज की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट हमारा है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। भारत में वर्तमान में कितनी गंगा डॉल्फिन हैं? तो 4000 से अधिक हो गई हैं। और किसके अनुसार? यह भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं और मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे मैं इसका PDF दे दूंगा, आप एक बार खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें, तैयारी को अपनी बेहतर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।